हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। फाइनली हम ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन के सब्जेक्ट की सीरीज को प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में यूनिट 1 को कंप्लीट देखेंगे विथ 3 PYQs क्वेश्चन। तो ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCA063, इस वीडियो से हम इस प्लेलिस्ट को बिगिन करने वाले हैं। इस वीडियो में यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट देखेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि ये यूनिट आपकी काफी अच्छे से हो जाए। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले जो टर्म आती है वो हमारी आती है ब्लॉकचेन की। बेसिकली ब्लॉकचेन होता क्या है? ब्लॉकचेन समझने से पहले कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी हेल्प से आप ब्लॉकचेन को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे कि भाई ब्लॉकचेन हमारा होता क्या है। तो सबसे पहली जो हमारी टर्म्स आती है वो आती है हमारी सेंट्रलाइज नेटवर्क और भाई डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। सेंट्रलाइज नेटवर्क का मतलब क्या है या डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का हमारा क्या मीन्स है? तो अगर मैं सेंट्रलाइज नेटवर्क की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक सिटी है। तो सिटी के अंदर पूरी सिटी का एक वाटर टैंक है, जहां से सिटी के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट एंड टाउन है वहां पानी सप्लाई होता है। तो यानी पूरी सिटी का एक वाटर टैंक है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज नेटवर्क। इसी तरीके से नेटवर्क के अंदर काम करता है कि भाई एक मेन सर्वर है जो सारे नोड से सारे कम नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, वो कहलाता है हमारा सेंट्रलाइज नेटवर्क। अब भाई जो आपका वाटर टैंक है पूरी सिटी का, अगर उसके अंदर कुछ दिक्कत आ जाती है तो क्या होता है, पूरी सिटी को सफर करना पड़ेगा। पूरी सिटी के टाउन्स में क्या होगा, पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस होता है। एक होता है डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का मतलब क्या भाई, सिटी के अंदर जो जो टाउन है, टाउन 1, टाउन 2, टाउन 3, हर टाउन का हमने अलग अलग क्या बना दिया, एक वाटर टैंक बना दिया कि इस टाउन का वाटर इस टैंक से आएगा, इसका यहाँ से आएगा, इसका यहाँ से आएगा। यानी हमने एक सेंट्रलाइज एक जगह नहीं बनाया, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग जगह डिसेंट्रलाइज कर दिया उसको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर कोई भी एक टाउन का वाटर सप्लाई बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगी, बट दूसरे वाले तो में तो दिक्कत नहीं आएगी ना। तो उसने इस डिसएडवांटेज को ओवरकम किया, किसने? डिसेंट्रलाइज नेटवर्क ने। तो क्लियर है आपको सेंट्रलाइज नेटवर्क क्या होता है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क क्या होता है? सेंट्रलाइज नेटवर्क में हमारा क्या लिखा हुआ, आ सेंट्रलाइज नेटवर्क हैज वन मेन सर्वर और अथॉरिटी दैट कंट्रोल एवरीथिंग। सेंट्रलाइज नेटवर्क के अंदर एक ही मेन सर्वर होता है और एक ही अथॉरिटी होती है, यानी जो पूरा कंट्रोल होता है वो एक सिंगल पर्सन के पास होता है। लाइक जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इन सब का एक सेंट्रलाइज नेटवर्क है, जिसके अंदर वो अपने जो भी कस्टमर का सारे डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। आपने सुना होगा बहुत बार हो जाता है कि इंस्टाग्राम डाउन हो गया, फेसबुक डाउन हो गया, ट्विटर डाउन हो गया। तो डाउन होने का मतलब क्या है कि जो उनका मेन सर्वर है उसमें कुछ फंक्शनैलिटी में कुछ दिक्कत आ गई है, उसमें वो डाउन हो गया है। ठीक है, जैसे कि आप जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है, इफ़ द सर्वर गोज डाउन एवरीथिंग स्टॉप वर्किंग। अगर उनका सर्वर ही डाउन हो जाता है तो वहाँ वर्किंग करना इम्पॉसिबल है। जैसे आप देखते हो कि रील्स वगैरह फिर नहीं चल पाती। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया सेंट्रलाइज नेटवर्क का। अब ये आप एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हो और ये डायग्राम के थ्रू कि भाई एक हमारा सर्वर है, उससे ये हमारे नोड्स हैं, नोड्स यानी कंप्यूटर्स, ये क्या आपस में कनेक्टेड है। तो ये होता है हमारा सेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज में क्या लिखा हुआ है, अ डिसेंट्रलाइज नेटवर्क हैज़ मैनी कनेक्टेड कंप्यूटर्स ऑल स्टोर द सेम डेटा। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में क्या होता है, बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और सभी क्या करते हैं, सेम ही डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सिटी के अंदर टैंक हमने बना दिए हैं, अलग अलग जो हमारे टाउन है उनके अलग अलग हमने टैंक बना दिए। टैंक के अंदर है तो पानी। इसी तरीके से जो हम डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में नेटवर्क बनाते हैं, सर्वर्स बनाते हैं अलग अलग, उनके अंदर क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, बट सेम डेटा स्टोर होता है। इफ़ वन कंप्यूटर फेल द नेटवर्क स्टिल वर्क। अगर नेटवर्क के अंदर कोई एक कंप्यूटर हमारा फेल हो जाता है बट स्टिल हमारे पास काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है, तो भाई वो वर्किंग रहेगा। क्लियर है आपको? जैसे कि ये है हमारा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, तो हमारे जो कंप्यूटर नोड्स हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, और आपस में कनेक्टेड हैं तो इसलिए हमारा क्या होता है, अगर कोई भी ये नोड फेल हो गया तो ये वाला नोड्स तो वर्किंग में होगा। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। आई होप आपको क्लियर होगा कि सेंट्रलाइज नेटवर्क और डिसेंट्रलाइज नेटवर्क हमारा क्या होता है। अब ब्लॉकचेन की हम प्रॉपर डेफिनेशन पे आ जाते हैं, ब्लॉकचेन हमारा है क्या। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और लेजर शेयर्ड अक्रॉस अ कंप्यूटर नेटवर्क नोड। अब भाई इसकी जो डेफिनेशन है आपको लग रहा होगा अरे कुछ कुछ टर्म्स है जो काफ़ी डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का मतलब क्या है कि भाई जो हमारा अथॉरिटी है यानी कंट्रोल है वो एक पर्सन के पास नहीं रहता, वो बहुत सारे पर्सन के पास रहता है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। दूसरा है लेजार। लेजार का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कि एक शॉप है जहां से हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो एक शॉप का जो ओनर है वो क्या करता है, जो भी चीज़ें खरीदते हैं, जो भी सेल परचेज हो रहा है, वो डेली के डेली एक डायरी में नोट कर लेता है कि इस दिन मेरी इतनी ये चीज़ें खरीदी और इस टाइम खरीदी।
ठीक है, हर दिन का अलग अलग वो डायरी में नोट कर लेता है। इसी तरीके से लेजर होता है हमारा क्या करता है, ब्लॉकचेन के अंदर जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको क्या करता है, नोट करता है। एक डायरी की तरह काम करता है लेजर हमारे किसके अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर। अब भाई जो डेटा है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, फाइल टीएक्सटी फॉर्मेट में हो सकता है, जेसन फॉर्मेट में हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, बट ये टाइम के साथ स्टोर करता है। कि भाई जैसे मैंने आपको बताया ना कि शॉपकीपर ने क्या देखा कि इस टाइम मेरा ये इतना डेटा, यानी इतने मेरे पेन, जो मेरी पेन की शॉप है, कि मेरे इतने पेन इस दिन इतने टाइम सेल हुए। इसी तरीके से ब्लॉकचेन में क्या करता है, लेजर क्या करता है, ब्लॉकचेन के अंदर ये दिखता है कि इस टाइम इस पर्सन ने ये डेटा या ये ट्रांजैक्शन इसके अंदर स्टोर करी। समझ आ गया आपको लेजर का कॉन्सेप्ट है क्या? ये क्या है, ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन की जो भी हिस्ट्री होती है, ट्रांजैक्शन का जो भी डेटा होता है, उसको क्या करता है, स्टोर करता है, एज अ डायरी की तरह काम करता है। समझ आ गया आपको? तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो ब्लॉकचेन क्या एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है और लेजर शेयर अक्रॉस अ कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स। जो लेजर है उसको हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स नेटवर्क नोड के अंदर शेयर कर देते हैं। क्लियर है आपको? अब बेस्ट नो फॉर देयर क्रूशियल रोल इन क्रिप्टो करेंसी सिस्टम मेंटेनिंग अ सिक्योर एंड डिसेंट्रलाइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, बट दे आर नॉट लिमिटेड टू क्रिप्टो करेंसी यूजेज। अगर मैं बात करूं तो हम इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी सिस्टम का यूज़ करते हैं जो इसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करता है और जो डिसेंट्रलाइज रिकॉर्ड और ट्रांजेक्शन है उनको भी क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब ये जो आपको थोड़ा बहुत, अगर आपको कोई भी डाउट है तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये जो हमारा ब्लॉकचेन है ये है क्या। आप समझिए, इमेजिन अ ब्लॉकचेन लाइक अ डिजिटल नोटबुक। ब्लॉकचेन को आप एक डिजिटल नोटबुक की तरह समझिए, दैट एवरीवन इन अ ग्रुप शेयर एंड अपडेट टुगेदर। अब ये जो डिजिटल नोटबुक है ये सबके पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास शेयर्ड है। एक एक कंपनी है, कंपनी का एक ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन उनका ब्लॉकचेन के अंदर वो अपने डेटा को स्टोर करता है, ट्रांजेक्शन को स्टोर करते हैं। तो वो एक डिजिटल नोटबुक की तरह समझो कि वो जो उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज है सबके पास वो शेयर है। ठीक है, और कोई भी उसको राइट कर सकता है, रीड कर सकता है, अपडेट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है शेयर नोटबुक। शेयर नोटबुक की मैंने आपको क्या बताया, अगर कंपनी का एक ब्लॉकचेन है तो वो सबके पास शेयर्ड है, सारे एम्प्लॉयज के पास शेयर्ड है। तो इसका मतलब क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। इंस्टेड ऑफ वन पर्सन कीपिंग द नोटबुक मैनी पीपल्स हैव अ कॉपी। एक किसी पर्सन के पास नहीं है, सभी के पास है। तो इसका मतलब क्या है, ब्लॉकचेन हमारा कैसा है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। नेक्स्ट है नो सिंगल ओनर, यानी डिसेंट्रलाइज है। कोई एक पर्सन पूरा उसको ध्यान नहीं रखता, बहुत सारे पर्सन, कोई एक सिंगल पर्सन कंट्रोल नहीं करता, बहुत सारे पर्सन के पास वो शेयर होती है। तो भाई हर किसी के पास थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, पेजेस इक्वल टू ब्लॉक। पेजेस और ब्लॉक का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई जब हम डेटा को स्टोर करते हैं, अब मैंने आपको बताया कि लेजर क्या है, डायरी की तरह है। तो डायरी के अंदर तो पेजेस होते हैं, तो इसी तरीके से हमारे ब्लॉकचेन के अंदर पेजेस नहीं होते, जिनको हम बोलते हैं ब्लॉक्स। ब्लॉकचेन के अंदर हमारे क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, जिनके अंदर हम क्या करते हैं, अपने डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए तो किस तरीके से होता है, ये हमारे इस तरीके से ब्लॉक होते हैं। ये ब्लॉक 1 हो गया, ये ब्लॉक हमारा 2 हो गया, ये ब्लॉक हमारा 3 हो गया। तो ये क्या होता है, ये ब्लॉक्स होते हैं जिसके अंदर अपने डेटा को स्टोर करते हैं। अब जैसे पेजेस होते हैं, पेजेस आपस में लिंक होते हैं ना, जैसे नोटबुक के पेजेस है तो ये आपस में लिंक है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये एक दूसरे से लिंक होते हैं। यहाँ हमारी पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री लिखी गई। जब ये ब्लॉक्स, इसकी कुछ लिमिटेड साइज होता है कि भाई इसका जो साइज है ये वो फिक्स्ड होता है, कितने साइज ऑफ ट्रांजैक्शन तक ये स्टोर कर पाता है या इतने डेटा को ये स्टोर कर पाता है। अब इसकी कैपेसिटी फिनिश हो गई, देन हम मूव करेंगे ब्लॉक नंबर 2 पे। देन ब्लॉक नंबर 2 में अपने डेटा को स्टोर करेंगे, इसकी कैपेसिटी फुल होगी, देन ब्लॉक नंबर 3 पे करेंगे। और ये आपस में क्या होता है, एक दूसरे से लिंक होते हैं। अब भाई जैसे बुक के पेज नंबर होते हैं तो यहाँ पेज नंबर लिखा होता है ना कि 1 2 3। इसी तरीके से इसमें क्या होता है, एक कोड, यूनिक कोड जनरेट होता है कि जिससे हम पहचान पाते हैं कि ये ब्लॉक नंबर 1 है, ये ब्लॉक नंबर 2 है, ये ब्लॉक नंबर 3। लाइक आप समझ सकते हो कि पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है। तो क्लियर है आपको ब्लॉक का कॉन्सेप्ट? तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एवरी टाइम न्यू ट्रांजैक्शन इज एडिड इट गोज आ न्यू पेजेस। जब भी हम न्यू ट्रांजैक्शन को ऐड करेंगे तो वो कहाँ आ जाएगी, एक न्यू पेज पे जाएगी। अगर हमारे प्रीवियस वाला ब्लॉक की कैपेसिटी कंप्लीट हो चुकी है देन वो नेक्स्ट में मूव करेगा। जैसे कि अब ये मेरे पेज का कंप्लीट हो चुका है, पेज पे मैंने पूरी चीज़ें लिख दी हैं, अब यहाँ कोई जगह नहीं है तो मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाऊँगी। इसी तरीके से ब्लॉक हमारा काम करता है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट है परमानेंट एंड सिक्योर, यानी इम्यूटेबल।
इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि जिसको हम चेंज ना कर सकें, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूटेबल। वंस अ पेज इज रिटन इट कैन नॉट बी इरेज और चेंज। जब आपने एक बार पेज के अंदर लिख दिया है तो आप उसको इरेज नहीं कर सकते। यानी ब्लॉक के अंदर जो भी आपने ट्रांजेक्शन लिख दिया, कोई भी डेटा को आपने स्टोर कर दिया, अब आप चाहते हो कि भाई नहीं मुझे वो ट्रांजेक्शन हटानी है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके अंदर आप कोई भी चीज़ इरेज नहीं कर सकता अगर आप एक बार लिख दिया। जिसको वो क्या करता है, जिसकी हेल्प से उसे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि ब्लॉकचेन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा सिक्योर है। क्लियर है आपको कि इम्यूटेबल का मतलब क्या है? और ये जो हमारी 4 मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इसकी हेल्प से आप समझ गए होंगे कि भाई ब्लॉकचेन है क्या। ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है, ब्लॉक्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक लेजर टेक्नोलॉजी होती है। लेजर क्या होता है, एक डिजिटल बुक की तरह होता है जिसके अंदर हम अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को लिखते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जो ये ब्लॉकचेन होता है किसको फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि भाई हमारा एक कंट्रोल एक सिंगल पर्सन के पास नहीं रहता, काफ़ी पर्सन के पास हमारा थोड़ा थोड़ा कंट्रोल रहता है। आई होप आपको क्लियर होगी कि भाई ब्लॉकचेन टर्म क्या है और सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज इन सब का मीनिंग हमारा क्या है। ठीक है, अब बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे की 2021-22 में लॉन्ग में आया था ये। तो क्वेश्चन क्या था आपका, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, हाउ इज अ ब्लॉकचेन लेजर डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी वन। जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर टेक्नोलॉजी क्या होती है आपको वो बताना था, और आपको बताना था कि ब्लॉकचेन लेजर किस तरीके से ऑर्डिनरी वन से डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, तो लेजर तो आपको पता है क्या है एक ट्रांजैक्शन को नोट करने के लिए एक हमारे पास डायरी है जिसके अंदर हम ब्लॉकचेन की सारी ट्रांजैक्शन को स्टोर करते हैं या लिखते हैं, उसको ही हम लेजर बोलते हैं। तो वही इसके अंदर लिखा हुआ है, लेजर इज लाइक अ रिकॉर्ड बुक वेयर ट्रांजैक्शन लाइक मनी ट्रांजैक्शन ट्रांसफर सेल्स आर रिटन डाउन। लेजर क्या है, एक तरीके से रिकॉर्ड बुक है जिसके अंदर अपनी सारी ट्रांजैक्शन को लिखते हैं कि हमारा कितना मनी ट्रांसफर हुआ, कितनी हमारी सेल्स हुई, कितनी परचेज हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना हमारा लॉस हुआ। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, अब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी क्या, अब लेजर तो हमें समझ आ गया कि है क्या। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इज अ वे टू कीप दिस रिकॉर्ड बुक ऑन मैनी कंप्यूटर्स और नोट्स एट द सेम टाइम इंस्टेड ऑफ जस्ट वन सेंट्रलाइज प्लेस। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का मतलब क्या है, जैसे डिसेंट्रलाइज वर्क कर रहा था ना, हमने सबसे पहले सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पढ़ा था। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर हमारे एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क की तरह वर्क करता है जहां हमारी जो लेजर है वो एक सिंगल पर्सन के पास नहीं रहती, वो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स के पास शेयर रहती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। जैसे कि हमारी फॉर एग्जांपल कि हमारी एक ये लेजर है, फॉर आप समझिए कि इस तरीके से हमारी एक डायरी है। तो ये डायरी एक सिंगल पर्सन के पास नहीं रहेगी, ये एम्प्लॉय नंबर 1 के पास भी है, हमारे एम्प्लॉय 2 के पास भी है, सबकी कॉपीज के पास है, एम्प्लॉय 3 के पास है। इस कंपनी के अंदर अगर n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं तो सबके पास ये क्या है, हमारी लेजर लेजर क्या है, शेयर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। क्लियर है आपको। और भाई ये जो हमारे, ये तो मैंने एम्प्लॉयज बताए, बट यहाँ क्या होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं। कंप्यूटर्स के बीच में हम इनको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और इन्हीं कंप्यूटर्स को हम क्या बोलते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, ये क्या है, हमारे नोड्स। क्लियर है आपको। तो अब हम डिफरेंसेस देख लेते हैं कि ब्लॉकचेन लेजर और ऑर्डिनरी लेजर में हमारे क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पहला है वेयर इट्स स्टोर वो पहले कहाँ होते थे। ऑर्डिनरी लेजर की अगर हम बात करें, कैप्टन वन प्लेस लाइक अ बैंक कंप्यूटर्स और शॉप रिकॉर्ड बुक, ये क्या कहती है, सेंट्रलाइज नेटवर्क की तरह वर्क करती थी कि जो भी हमारा डेटा है, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, उसको हम एक ही जगह स्टोर करते थे ऑर्डिनरी लेजर में। बट आज के टाइम अगर हम ब्लॉकचेन लेजर की बात करें तो स्टोर ऑन मैनी कंप्यूटर्स अक्रॉस अ नेटवर्क, तो इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स के बीच में उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का आज के टाइम में हम यूज़ करते हैं। बट पहले के टाइम में हम किसका यूज़ कर रहे थे, एक सेंट्रलाइज वे का यूज़ कर रहे थे कि जो भी लेजर की सारी डिटेल्स हैं एक सेंट्रलाइज वे में हम स्टोर करते थे। क्लियर है आपको। तो पहला डिफरेंस क्या है, स्टोर के बेस पे कि भाई हम उनको पहले कहाँ स्टोर करते थे। दूसरा, हु कंट्रोल इट, कंट्रोल ऑर्डिनरी लेजर में क्या था, एक पर्सन ही कंट्रोल करता था क्योंकि वो एक ही जगह रखी थी कि एक कंपनी का हमने एक लेजर बना रखा है, वहाँ ही सारी डिटेल्स हैं। तो वो जो मैनेजर होगा या जो भी कंपनी का ओनर होगा, सिर्फ और सिर्फ वही उसको कंट्रोल करता था ऑर्डिनरी लेजर में। बस ब्लॉक चेन लेजर में क्या है कि जो भी कंप्यूटर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज है, सबके बीच में शेयर है। तो इसका मतलब क्या है कि कंट्रोल किसी एक पर्सन के पास नहीं है, नो सिंगल कंट्रोल है इसमें कि भाई थोड़ा थोड़ा कंट्रोल सबके पास है। आप समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ऑर्डिनरी लेजर में जो ट्रांसपेरेंसी थी वो थोड़ी कम थी क्योंकि ओनर डेटा को सेल कर सकता है या डेटा को किसी के साथ शेयर कर सकता है। बट ब्लॉकचेन लेजर में क्या होता है
कि नहीं कर सकता। अगर आप थोड़ी सी भी छेड़खानी करोगे तो भाई सबके पास वो चीज़ शेयर है, तो किसी ना किसी को पता चल जाएगा कि भाई कोई ना कोई इसके साथ छेड़खानी कर रहा है या कोई भी डेटा को इधर उधर कर रहा है। तो इसमें क्या ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होता है किसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी में। आई होप आपको क्लियर हो गया ये 3 डिफरेंसेस। पहले मैंने आपको क्या बताया, स्टोर के बेस पे, देन कंट्रोल के बेस पे, देन ट्रांसपेरेंसी के बेस पे। ठीक है, अब नीचे क्या लिखा हुआ है, ब्लॉकचेन इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी दैट ऑर्गेनाइज डेटा इन अ चेन ऑफ ब्लॉक मेकिंग इट सुपर सिक्योर एंड अनचेंजेबल। ब्लॉकचेन क्या है, एक तरीके की डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी जो क्या करते हैं, डेटा को एक चेन ऑफ ब्लॉक में क्या करती है, ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लॉक क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो ये क्या एक तरीके से एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, चेन टेक्नोलॉजी। कि ये क्या चेन ऑफ ब्लॉक्स को एक दूसरे से कनेक्टेड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सुपर सिक्योर होते हैं। अब सुपर सिक्योर कैसे होता है कि भाई ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर किसी ने इस पे थोड़ा सा भी चेंजेस किया तो भाई प्रीवियस वाले को पता चल जाएगा या उसके आगे वाले को पता चल जाएगा। तो यहाँ के अगर आप चेंजेस करें तो वो किसी एक इस पे इफेक्ट नहीं कर रहा, वो उसके प्रीवियस वाले पे भी इफेक्ट करता है, जिसकी हेल्प से इसे ये वो बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाता है। और अनचेंजेबल आपको पता है कि ब्लॉक के अंदर अगर आपने कुछ भी चीज़ लिख दी है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, यानी इम्यूटेबल है। It's famous because it's used in thinking like Bitcoin, where no one can fake or doubt spend money without the networking notices. आपको पता है कि भाई आज के टाइम में ब्लॉकचेन फेमस क्यों है, क्योंकि हम इसका बहुत लाइक बिटकॉइंस के अंदर यूज़ कर रहे हैं, इथेरियम के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी हमारी क्या होती है और ऑर्डिनरी लेजर और ब्लॉकचेन लेजर में हमारा क्या क्या डिफरेंसेज है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा डिजाइन प्रिमिटिव्स एंड प्रोटोकॉल्स इन ब्लॉकचेन। अब भाई डिजाइन प्रिमिटिव एंड ये क्या होता है डिजाइन प्रिमिटिव्स, तो देख लेते हैं। डिजाइन प्रिमिटिव्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स और कंपोनेंट यूज्ड टू क्रिएट अ ब्लॉकचेन सिस्टम। अब ब्लॉकचेन सिस्टम को डिजाइन करने के लिए कुछ तो कंपोनेंट चाहिए होंगे ना, तो वो जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ब्लॉकचेन सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, हम उनको क्या बोलते हैं, वो क्या हमारा डिजाइन प्रिमिटिव्स। अब प्रोटोकॉल्स का सिंपल मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स और एग्रीमेंट दैट दिस कंपोनेंट फॉलो टू मेक द ब्लॉकचेन वर्क स्मूथली। अब ब्लॉकचेन सिस्टम बनाने के लिए आप कंपोनेंट का तो यूज कर रहे हो, बट कंपोनेंट कुछ तो रूल्स होंगे जिसकी हेल्प से आप कंपोनेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करोगे, कुछ तो कोई लाइक कुछ तो एग्रीमेंट या कुछ तो कहीं से तो देख के आप किसी चीज़ को कनेक्ट करोगे। जैसे पजल वगैरह होती है तो उनके साथ एक कॉपी आती है ना, बुकलेट आती है ना, जिसके अंदर बताया जाता है कि आप किस तरीके से उसको कनेक्ट करेंगे, या कोई भी आप न्यू टॉय लेते हैं तो उसके अंदर बताया जाता है कि भाई यहाँ से चार्जिंग होगी, यहाँ से ये होगी, तो कुछ प्रोटोकॉल्स का तो यूज़ करते हैं ना। तो इसी तरीके से ब्लॉकचेन सिस्टम के अंदर होता है। ब्लॉकचेन सिस्टम के अंदर जब भी हम कंपोनेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो कुछ सेट ऑफ रूल्स को हम फॉलो करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। ठीक है, अब कुछ की डिजाइन्स होते हैं प्रिमिटिव्स ब्लॉकचेन के अंदर। तो पहला क्या है, ब्लॉक्स। ब्लॉक्स मैंने आपको बताया, ब्लॉक्स क्या एक तरीके से पेज है। अ ब्लॉक इज लाइक अ पेज इन अ रिकॉर्ड बुक दैट स्टोर अ लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ब्लॉक क्या है, एक तरीके से बुक के अंदर जो एक पेज होता है उसी तरीके से हमारा ब्लॉक होता है जो क्या करता है, ट्रांजेक्शन को स्टोर करता है। ईच ब्लॉक हैज अ यूनिक कोड दैट लिंक इट टू द प्रीवियस ब्लॉक फॉर्मिंग अ चेन। हर ब्लॉक के पास एक यूनिक कोड होता है जिसकी हेल्प से हम पहचान पाते हैं कि भाई ये ब्लॉक ये है, और आपस में दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होते हैं कि आपकी कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, कितना ट्रांसफर हुआ मनी, कितना डेटा अपडेट हुआ, वो सब क्या कहलाता है, हमारा ट्रांजैक्शन। नोट्स क्या होते हैं, नोट्स आर द कंप्यूटर्स इन द ब्लॉकचेन। जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी कंप्यूटर्स होते हैं ब्लॉकचेन के अंदर उनको क्या बोलते हैं, नोट्स बोलते हैं। नेटवर्क दैट स्टोर अ कॉपी ऑफ द लेजर एंड हेल्प वेरीफाई ट्रांजेक्शन। जो क्या करते हैं, हर कंप्यूटर्स के पास जो भी लेजर की कॉपी होती है उसको स्टोर करते हैं और वेरीफाई करने में ये हेल्प करते हैं कि भाई ये जो हमारी ट्रांजेक्शन है ये हमारी वेरीफाइड पर्सन से आई है या नहीं आई है। आई होप आपको क्लियर होगा कि ब्लॉक, ट्रांजेक्शन और हमारा नोट्स का मतलब क्या होता है। लास्ट इसमें कंपोनेंट आता है हमारा क्रिप्टोग्राफिक की। क्रिप्टोग्राफिक की का मतलब हमारी की क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ नंबर। की को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ नंबर ही तो बोलते हैं, उसी को हम की बोलते हैं। अब दो टाइप की होती है, एक पब्लिक की होती है, प्राइवेट की होती है। पब्लिक की क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट पब्लिक की, ये सबके लिए शेयर है।
मेरी पब्लिक की आपको भी पता होगी, आपकी पब्लिक की मुझे भी पता होगी, दैट इज कॉल्ड पब्लिक की। प्राइवेट की कौन क्या होती है, जो मेरी प्राइवेट की वो मुझे पता होगी, आपकी जो प्राइवेट की वो आपको पता होगी। अब की का मेनली मतलब क्या होता है, जैसे आप लॉक को जो ताला चाबी होता है ना, लॉक को लॉक करने के लिए आप की का यूज करते हो ना, तो उसको क्या करते हो कि भाई जब की आप लॉक के अंदर डालोगे तभी वो ओपन होगा। इसी तरीके से ये होता है कि आप अपने मैसेज को लॉक कर देते हो बाय यूजिंग द पब्लिक की और प्राइवेट की। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि इसके कंपोनेंट्स हमारे क्या हैं। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल्स इन ब्लॉकचेन। प्रोटोकॉल्स मैंने आपको अभी बताया, प्रोटोकॉल्स क्या है, सेट ऑफ रूल्स जो हम यूज करते हैं ब्लॉकचेन सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। पहला आता है नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या बताता है, डिफाइन हाउ नोड्स कनेक्टेड, कि किस तरीके से कम्युनिकेट, कि जो भी आपके कंप्यूटर्स हैं वो किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, किस तरीके से डेटा को शेयर करेंगे और किस तरीके से उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन बना रहेगा। तो वो क्या बताता, वो कौन बताएगा, हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आता है इंसेंटिव प्रोटोकॉल्स। इंसेंटिव प्रोटोकॉल्स का मतलब बेसिकली है क्या, कि भाई आप समझते हो कि अगर आपकी क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर एक बोर्ड के ऊपर चार्ट चिपका हुआ है कि भाई जिस भी स्टूडेंट की 95 अटेंडेंस होंगी, जो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएगा, जो अच्छे मार्क्स लाएगा, तो उसको हम स्टार दे देंगे, यानी उसको कुछ रिवॉर्ड दे देंगे। इसी तरीके से इंसेंटिव प्रोटोकॉल्स वर्क करता है कि जो भी ब्लॉकचेन के अंदर सिक्योरिटी के पर्पस के लिए बहुत अच्छा काम करेगा तो उसको हम क्या देंगे, एक रिवॉर्ड देंगे। अब रिवॉर्ड यहाँ कोई छोटा मोटा नहीं होता कि छोटा मोटा रिवॉर्ड दे दिया, यहाँ रिवॉर्ड में बिटकॉइंस मिलते हैं। ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है इंसेंटिव प्रोटोकॉल्स। रूल्स टू रिवॉर्ड नोड्स फॉर हेल्पिंग द नेटवर्क, जो रूल्स बताएंगे कि हम किस नोड्स को कितने रिवॉर्ड दें। अब भाई कितना अच्छा, जितना अच्छा काम करेंगे उसको ही हम उतने अच्छे रिवॉर्ड देंगे, उसको उतने ही हम क्या देंगे, बिटकॉइंस देंगे। तो वो कौन, किसकी हेल्प से हम डिसाइड कर पाते हैं, वो कौन है, हमारा इंसेंटिव प्रोटोकॉल्स। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सिक्योरिटी इन ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली सिक्योरिटी इज अ कोर पार्ट ऑफ द ब्लॉकचेन डिजाइन बिकॉज इट एंश्योर द सिस्टम इज ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल। सिक्योरिटी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन में। ये क्या इंश्योर करते हैं कि भाई सिस्टम जो है, आप किसी भी सिस्टम के अंदर अगर आप वर्क कर रहे हो तो वो ट्रस्टवर्दी और रिलायबल है। ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर इज डिजाइन टू प्रिवेंट चीटिंग, हैकिंग और डेटा लॉस। जो आपको सिक्योरिटी है वो आपको किससे प्रिवेंट करता है, चीटिंग से, हैकिंग और डेटा लॉस से आपको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। कुछ की सिक्योरिटी फीचर्स होता है हमारे ब्लॉकचेन के अंदर जो उसको ज्यादा सिक्योर बनाते हैं। तो पहला क्या होता है, डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि हम कोई भी एक पर्सन को सारी अथॉरिटी या कंट्रोल नहीं देते। हम क्या करते हैं, एक सेंट्रल सर्वर नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, बहुत सारे नोड्स को एक दूसरे से कनेक्टेड कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है कि क्रिप्टोग्राफी कुछ टेक्निक्स का हम यूज करते हैं, हैशिंग का, डिजिटल सिग्नेचर का, SHA-256, कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया पब्लिक की, प्राइवेट की भी जो है ना, वो क्रिप्टोग्राफी का ही पार्ट है। नेक्स्ट है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि भाई ब्लॉक के अंदर कोई भी अगर आपने इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन ऐड कर दी है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये भी एक सिक्योरिटी है, यानी उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है। तो ये कुछ की सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो ब्लॉकचेन को बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेनियस मैकेनिज्म। ये क्या होते हैं, कॉन्सेनियस प्रोटोकॉल्स एंश्योर ओनली वैलिड ट्रांजेक्शन आर एडेड। कॉन्सेनियस प्रोटोकॉल्स या कॉन्सेनियस मैकेनिज्म हमें क्या बताते हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर कौन कौन सी वैलिड ट्रांजेक्शन को हमें ऐड करना है। अभी कॉन्सेनियस मैकेनिज्म अभी हम इसी यूनिट में, लास्ट टॉपिक है, हम उसमें काफी अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट है परमिशन इन ब्लॉकचेन। बेसिकली परमिशन का मतलब क्या होता है, परमिशन तो भाई ये बताता है कि कौन कौन क्या क्या चीजें एक्सेस कर सकता है, तो वही होता है हमारा परमिशन ब्लॉकचेन के अंदर। परमिशन डिफाइन हु कैन एक्सेस, रीड और राइट टू द ब्लॉकचेन। परमिशन ये बताता है कि ब्लॉकचेन के अंदर कौन कौन क्या क्या एक्सेस कर सकता है, कौन रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है। अपडेट तो कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि वो इम्यूटेबल है। दे डिटरमाइन वेदर एनीवन कैन ज्वाइन द नेटवर्क और इफ इट्स रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक पीपल और ऑर्गेनाइजेशन। ये डिटरमाइन करता है कि भाई कोई भी हमारा इस नेटवर्क के थ्रू ज्वाइन हो सकता है, और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, तो वो ये इंश्योर करना कि भाई वो हमारा ब्लॉकचेन के अंदर को, ब्लॉकचेन के डेटा को, ट्रांजेक्शन को रीड या राइट ना कर पाए। तो वो भी कौन इंश्योर करता है, परमिशन इन ब्लॉकचेन। आई होप आपको क्लियर होगा। परमिशन का मतलब सिंपल है कि भाई कौन एक्सेस करेगा, कौन रीड, कौन राइट, सिंपल। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हमारे 2021-22 और 22-23 में लगातार 2 साल पूछा गया है। तो ये है क्या,
तो सबसे हम इसे पढ़ेंगे मर्कल्स ट्री को। तो मर्कल्स ट्री होते क्या है? अ मर्कल्स ट्री इज अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड वेरीफाई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एफिशिएंटली इन अ ब्लॉकचेन। मर्कल्स ट्री क्या है? एक ऐसा वे है जिसकी हेल्प से हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और उसको वेरीफाई कर पाते हैं कि भाई ब्लॉकचेन के अंदर कुछ हम ऐसा डेटा तो या ट्रांजेक्शन तो ऐड नहीं कर रहे जो हमारा क्या है, जो उसके लिए अनसिक्योर है। तो वो क्या होता है? मर्कल्स ट्री। अब भाई ये किस तरीके से काम करता है या ये प्रॉपरली होता है क्या, वो देख लेते हैं। इमेजिन यू हैव अ बंच ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ ब्लॉकचेन। ठीक है, आपके ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, लाइक 100 ऑफ पेमेंट्स ट्रांजेक्शन है। तो आपको क्या करना है? इंस्टीड ऑफ स्टोरिंग और चेकिंग ईच ट्रांजेक्शन वन बाय वन, अ मर्कल्स ट्री ऑर्गेनाइज देम इनटू अ स्ट्रक्चर दैट मेक इट फास्टर एंड इजियर टू वेरीफाई एवरीथिंग। अब भाई 100 पेमेंट्स या 100 ट्रांजेक्शन है, तो आप 100 टाइम हर एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करोगे। तो इंस्टीड ऑफ कि आप एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करो, आप मर्कल्स ट्री की हेल्प से क्या कर सकते हो? एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में इसको क्या कर सकते हो? ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर ये बना देता है और हमें दे देता है कि ये आपकी जो ट्रांजैक्शन आप इनको वेरीफाई कर लो, जिसकी हेल्प से हम उनको फास्टली वेरीफाई कर पाते हैं और इजीली देख पाते हैं कि भाई हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो सही है या सिक्योर है या अनसिक्योर है। सिंपल, आई होप आपको क्लियर होगा। अब भाई ये किस तरीके से वर्क करता है? पहला क्या होता है इसका स्टेप? टर्न डेटा इनटू हैशेस। जो भी डेटा होता है या जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो क्या करता है? हर ट्रांजैक्शन को हैश में कन्वर्ट कर देता है। अब हैशिंग क्या होती है या हैश क्या होता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। दीज हैशेस आर द लीव एट द बॉटम ऑफ द ट्री। लाइक ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर अभी हम बताते तो बॉटम से टॉप की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे बॉटम की जो भी ट्रांजेक्शन होती है उनको क्या करता है? एक हैश में कन्वर्ट करते हैं। देन क्या करता है? पेयर एंड कंबाइन, दो दो हैशेस को लेते हैं और उनको क्या करते हैं? एक न्यू हैश बनाते हैं, कंबाइन करते चलते हैं। ठीक है। तीसरे स्टेप्स क्या होता है? कीप गोइंग अप। आप उस यही स्टेप्स को करते रहो जब तक आपको एक सिंगल हैश नहीं मिल जाते, यानी सिंगल रूट नहीं मिल जाता, तब तक आप उसका ट्री बनाते रहो। देन द मर्कल्स ट्री, दिस सिंगल हैश इज लाइक अ सुपर फिंगरप्रिंट फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन इन द ब्लॉक। जब आप पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना दोगे, जब आपका एक सिंगल रूट बन जाएगा तो आप उसको क्या बोलोगे? वो मेरा सिंगल रूट क्या है? एक मार्कल्स ट्री है या मार्कल्स रूट है। क्लियर है? सबसे पहले क्या करना होता है? जो भी ट्रांजेक्शन है उनको हैश में कन्वर्ट करना होता है। देन हैश में कन्वर्ट करके हर एक को दो दो को कंबाइन करना होता है और तब तक कंबाइन करना होता है जब तक हमें एक रूट नोड नहीं मिल जाता। ठीक है। अब आप इस डायग्राम के थ्रू पूरा इसको समझ सकते हो कि किस तरीके से वर्क करता है। मर्कल्स ट्री जो भी हमारी ट्रांजेक्शन है T1 T2 T3 T4, हमने T1 ट्रांजेक्शन को क्या करा? हैश में कन्वर्ट कर दिया। अब हैश में कोई ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी कर दिया, जादू वादू कर दिया और ये हैश में कन्वर्ट हो गया, नहीं। हम SHA-256 एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए। T1 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? H1 हैश में। देन T2 को H2 में, देन T3 को H3 में, T4 को H4 में। उसके बाद क्या करना है? हमें इन दोनों को कंबाइन करना है। T1 जो H1 और H3 को इसको कंबाइन कर दिया H12, इसी तरीके से 3-4 को H34, देन इन दोनों को भी कंबाइन कर दे एक सिंगल नोड में H1234। तो ये क्या हमारा? ये है हमारा मर्कल्स ट्री, यानी जो भी हमारी ट्रांजेक्शन है उसको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया, जिसके हेल्प से हम इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हमारी सही ट्रांजेक्शन है या नहीं है। क्लियर है आपको? तो इस तरीके से ये हमारा ट्री जनरेट होता है। और ये जो हमारा ट्री जो ऊपर लाइक ये जो हमारा नोड बनता है इसको हम बोलते हैं रूट नोड, और ये कहाँ स्टोर होता है? हमारा हेडर में स्टोर होता है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये मर्कल्स ट्री हमारा किस तरीके से काम करता है। अब फॉर एग्जांपल H1 में हमारे कुछ चेंज कर दिया किसी ने, तो हम बहुत इजीली वेरीफाई कर पाएंगे कि भाई ये H1 में कुछ हमारी छेड़खानी हुई है। क्यों? क्योंकि वो पूरा डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसमें चेंज करोगे तो इसमें भी चेंज आएगा, इसमें भी चेंज आएगा। तो हम बहुत इजीली वेरीफाई कर पाते हैं कि भाई जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो सही ट्रांजेक्शन है या नहीं है। क्लियर है आपको? एप्लीकेशन क्या है? मर्कल्स ट्री आर यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वेयर सेम डेटा स्टोर एग्जिस्ट इन मल्टीपल प्लेसेस। मर्कल्स ट्री को हम कहाँ यूज करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर यूज करते हैं जहाँ हमारा सेम डेटा मल्टीपल प्लेस के अंदर स्टोर रहता है। मर्कल्स ट्री कैन बी यूज टू चेक इनकन्सिस्टेंसी, जो भी डेटा के अंदर इनकन्सिस्टेंसी होती है उसको चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और आज के टाइम में हम बिटकॉइंस और ब्लॉकचेन के अंदर इसका काफी ज्यादा यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये मर्कल्स ट्री हमारा क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। अगर ये आता है तो आपको ये प्रॉपर इस तरीके से भी डायग्राम के थ्रू आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करने के आना है।
बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे AQ2 2021-22 में पूछा गया था। तो डिस्कस द टाइप ऑफ ब्लॉकचेन डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्लॉकचेन एंड डेटाबेस। आपको ब्लॉकचेन के टाइप बताने थे और ब्लॉकचेन और डेटाबेस के बीच में डिफरेंसेस बताने थे। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं, सबसे पहला आता है हमारा पब्लिक ब्लॉकचेन। पब्लिक का मतलब क्या होता है? जो एक्सेसिबल टू एवरीवन, कोई भी एक्सेस कर पाए, वो कहलाता है हमारा पब्लिक ब्लॉकचेन। एक ऐसी ब्लॉकचेन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कहीं पे भी हैं, किसी भी कंट्री में हैं, बट आप उस ब्लॉकचेन को यूज कर पा रहे हो, तो उस ब्लॉकचेन को हम क्या कहेंगे? पब्लिक ब्लॉकचेन। ओपन टू एवरीवन, एनीवन कैन ज्वाइन और ऐड इन्फॉर्मेशन। सबके लिए ओपन होती है, कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है, कोई भी उसकी अपनी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर क्या कर सकता है? ऐड कर सकता है। जैसे कि बिटकॉइन, थिंक ऑफ इट लाइक अ पब्लिक पार्क, एनीवन कैन विजिट और यूज। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कोई पब्लिक पार्क है, उसके अंदर कोई भी आ सकता है। तो इसी तरीके से पब्लिक ब्लॉकचेन ऐसी होती है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कहीं पे भी हो, किसी भी कंट्री में हो, आप उस ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हो। उसको हम क्या बोलेंगे? पब्लिक ब्लॉकचेन। प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या होती है? फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है, उसको क्या करना है कि भाई जो मेरा डेटा है, जो मेरी ट्रांजेक्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही देख पाऊँ, या मेरी कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज है वही देख पाए, बाहर का कोई भी देख ना पाए, यानी रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है। तो वो कौन सी ब्लॉकचेन का यूज करेंगे? प्राइवेट ब्लॉकचेन का यूज करेंगे। प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या होता है? कोई भी एक्सेस नहीं कर पाता, जिसके पास परमिशन होती है वही एक्सेस कर पाता है। बट पब्लिक ब्लॉकचेन में क्या होता है? परमिशन की हमें जरूरत नहीं पड़ती, बट प्राइवेट ब्लॉकचेन में हमने परमिशन की जरूरत पड़ती है। रिस्ट्रिक्ट टू स्पेसिफिक पीपल और ऑर्गेनाइजेशन, ओनली इनवाइटेड यूजर कैन एक्सेस और ऐड डेटा। इसमें क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और पीपल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो भी एक्सेस या ऑथराइज यूजर होता है वही इसको क्या कर पाते हैं? इसमें इंफॉर्मेशन को ऐड कर पाते हैं और इसको ज्वाइन कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि प्राइवेट क्लब्स होते हैं कि जो भी परमिशन, जिसके पास कार्ड वगैरह होगा या जिसने पे किया होगा, वही उसके अंदर एंटर कर सकता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि प्राइवेट ब्लॉकचेन हमारे क्या होते हैं। हाइब्रिड ब्लॉकचेन क्या होता है? जो भी पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन के एडवांटेजेस होते हैं, अगर हम उनको मिक्स कर दें तो वो हमारा बनता है हाइब्रिड ब्लॉकचेन। ये कंबाइन करता है पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन के दोनों के फीचर्स को। तो इसमें कुछ डेटा पब्लिक होता है, कुछ डेटा हमारा प्राइवेट होता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड ब्लॉकचेन हमारा क्या होता है। अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन और डेटाबेस के डिफरेंसेस की, तो वो हम देख लेते हैं। ब्लॉकचेन और डेटाबेस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो पहला है कंट्रोल के बेस पे। तो ब्लॉकचेन कैसा होता है? हमारा डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है? कि कोई भी एक सिंगल ओनर नहीं होता। बट डेटाबेस क्या होता है? हमारा सेंट्रलाइज नेटवर्क को यूज करता है, जिसका एक पर्सन या एक कंपनी उसका ओनर होती है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन का अपना डेटाबेस है, फ्लिपकार्ट का अपना डेटाबेस है। ठीक है। एक्सेस क्या होता है? इसमें ट्रांसपेरेंसी, हर कोई डेटा को देख सकता है, डेटा को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है। बट ये क्या? प्राइवेट होती है। सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज यूजर ही उसको क्या कर पाते हैं? एक्सेस कर पाते हैं। चेंजिंग डेटा, इसमें वेरी हार्ड होता है चेंज करना डेटा को, क्योंकि आपको पता है कि ब्लॉकचेन क्या है? हमारा इम्यूटेबल है। बट इसमें क्या है? डेटाबेस के अंदर आप कभी भी चेंजेस कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। स्पीड क्या है इसकी? स्लो होती है, काफी फास्ट होता है। एग्जाम्पल क्या है? बिटकॉइन और इसका बैंक रिकॉर्ड, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स, ये सब क्या है? डेटाबेस का यूज करती हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। बट अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा बेसिक क्रिप्टो प्रिमिटिव, हैश और डिजिटल सिग्नेचर। तो यहाँ आपको हैश फंक्शन और डिजिटल सिग्नेचर की बात करना है कि भाई ये होते क्या है। तो मैं हैश फंक्शन को आपको एक एग्जांपल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, तो आपको पूरी इसकी सिनेरियो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हैश फंक्शन में हमारा क्या होता है? एक मैसेज होता है, मैसेज को हम एक हैश फंक्शन के अंदर पास करते हैं। ये एच क्या है? कि हमारा हैश फंक्शन है। अब जो भी हमारा मैसेज होता है उसको हम हैश फंक्शन में पास करते हैं, और वो हमें क्या देता है? एक हैश वैल्यू जनरेट करके देता है। अब भाई ये हैश वैल्यू, अब हम बोलते हैं कि हैश वैल्यू क्या। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो मैसेज है वो है मेरा हेलो। ठीक है, हेलो मैसेज मैंने हैश फंक्शन के अंदर पास किया, और उसने क्या कर दिया? एक हैश कोड जनरेट कर दिया। अब हैश कोड जो होता है वो क्या होता है? कुछ अल्फाबेट्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल उसने मेरे इसमें कन्वर्ट करके दे दिया। ठीक है, हेलो को इसमें कन्वर्ट करके दे दिया, तो ये मैसेज था, ये मेरा क्या हो गया? हैश कोड जनरेट हो गया बाय यूजिंग द हैश फंक्शन। अब इसमें एक चीज और होती है कि भाई हैश फंक्शन के अंदर एक फिक्स्ड होता है कि भाई ये जो हैश कोड जनरेट करेगा वो 5 बिट का करेगा, या 10 बिट का करेगा, या 15 बिट का करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा जो मैसेज है वो 200 बिट का है। अगर मैं 200 बिट का हैश फंक्शन के अंदर अपना मैसेज को पास करूंगी, तो वो तब भी, फॉर एग्जाम्पल ये 10 बिट का ही हैश कोड जनरेट करता है, तो वो तब भी 10 बिट का ही करेगा। और अगर मैं 5, फॉर एग्जाम्पल मेरा 5 बिट का मैसेज है, तो भी वो क्या करेगा? तो भी वो मुझे 10 बिट का ही हैश कोड जनरेट करके देगा। इसका मतलब क्या है? कि जो मैसेज है वो
डिपेंड नहीं करता, मैसेज की लेंथ कुछ भी हो, हैश कोड एक फिक्स्ड ही लेंथ का जनरेट होगा। अगर ये हैश फंक्शन हमारा 10 बिट का जनरेट करता है तो ये आप कितनी ही बिट का इनपुट दे दो बट वो क्या करेगा, 10 बिट का ही जनरेट करेगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई ये हैश फंक्शन हमारा क्या होता है। अब मैं हैश फंक्शन आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारा रोहन है, एक हमारा मोहन है। रोहन को क्या करना है, मोहन को मैसेज भेजना है, तो वो हैश फंक्शन के थ्रू मैसेज भेजना चाह रहा है। तो मोहन ने क्या किया, मैसेज को हैश फंक्शन के अंदर पास किया और क्या मिल गया, हमें हैश कोड मिल गया। फॉर एग्जाम्पल वो हेलो भेजना चाहता है तो हेलो का हमें क्या मिल गया, फॉर एग्जाम्पल ये हैश कोड मिल गया। ठीक है, अब मोहन के पास क्या भेजा, मोहन के पास मैसेज भी भेज दिया और इसका हैश कोड भी भेज दिया। ठीक है, मोहन के पास दोनों चीज चली गई। अब मोहन इस मैसेज को वेरीफाई करना चाहता है कि ये मैसेज मेरा रोहन के पास से ही आया नहीं आया। तो मोहन क्या करेगा, इस हेलो मैसेज को फिर से क्या करेगा, हैश फंक्शन के अंदर पास करेगा, देन हैश कोड फिर जनरेट होगा। अगर ये हैश कोड और ये हैश कोड दोनों सेम आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये वैलिड यूजर ने हमें भेजा। अगर ये दोनों चेंजेस होते हैं तो इसका मतलब हमारा जब वो नेटवर्क में आ रहा था तो किसी ने उसे टेम्पर कर दिया, किसी ने उसे चेंज कर दिया, तो यानी वो इनवैलिड है। तो इस तरीके से हमारा हैश फंक्शन काम करता है। आई होप आपको क्लियर हो कि हैश फंक्शन हमारा क्या होता है। इसके अंदर वही सब लिखा हुआ, आप पढ़ोगे तो आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं बात करूंगा डिजिटल सिग्नेचर की, तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, जैसे कि आप नॉर्मली चेक वगैरह पे साइन करते हो वेरीफाई करने के लिए कि भाई जो साइन कर रहा है वो ऑथराइज यूजर ने किया है, तो इसी तरीके से हम डिजिटल वर्ल्ड के अंदर से एक सिग्नेचर का यूज करते हैं। किसकी हेल्प से, डिजिटल सिग्नेचर की हेल्प से। अब भी क्या होता है, इसको भी हम एक डायग्राम के थ्रू प्रॉपरली समझ लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल वही सेम रोहन और मोहन, रोहन को एक मैसेज भेजना मोहन को, तो है वो ये मैसेज है। ठीक है, अब एक हमारी होती है डिजिटल सिग्नेचर जनरेशन एल्गोरिथम, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, साइन को क्रिएट करते हैं। अब रोहन क्या करेगा, रोहन को मैसेज भेजना मोहन को, तो रोहन अपनी प्राइवेट की का यूज करेगा। आपको पता है दो की होती है, पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की तो रोहन को मोहन की पता होगी, मोहन को रोहन की पता होगी, बट मोहन अपनी प्राइवेट की का यूज करेगा जो सिर्फ उसको ही पता है। रोहन प्राइवेट की और मैसेज को किस में डालेगा, डीएस जनरेशन एल्गोरिथम में डालेगा। ये एल्गोरिथम कुछ मिक्स करके क्या देगी, हमें एक एस देगी, एस यानी साइन जनरेट करके देगी। फिर हम क्या करेंगे, ये मैसेज और ये साइन को दोनों को कंबाइन कर लेंगे और क्या करेंगे, मोहन के पास पहुंचा देंगे। मोहन क्या करेगा, इस मैसेज को पब्लिक की का यूज कर, किसकी पब्लिक की, रोहन की पब्लिक की का यूज कर इस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट यानी उसको मैसेज को एक सही फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अगर वो सही फॉर्मेट में या मीनिंगफुल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब वो वैलिड है, अगर वो नहीं हो पाता तो इसका मतलब वो इनवैलिड है। ये इस तरीके से हमारा डिजिटल सिग्नेचर वर्क करता है। क्लियर है आपको? तो बस आपको एक चीज याद रखना है इसमें कि रोहन अपनी प्राइवेट की का यूज करता है और मोहन जो है रोहन की पब्लिक की का यूज करके मैसेज को ऑथेंटिकेट करता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि डिजिटल सिग्नेचर हमारा क्या होता है और वो किस तरीके से वर्क करता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा हैश चेन टू ब्लॉकचेन। अब हैश चेन टू ब्लॉकचेन हमारा होता क्या है, पहले देख लेते हैं हमारा हैश चेन क्या होता है। हैश चेन इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट वेयर पीसेज ऑफ डेटा आर लिंक टुगेदर यूजिंग हैशेस। हैश चेन क्या एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जहां हमारा पीसेज ऑफ डेटा एक दूसरे से क्या होता है, लिंक होते हैं। किसकी हेल्प से, हैशेस की हेल्प से। अभी क्या होता है, जो भी हमारा पीसेस ऑफ डेटा लाइक ये वन पीस ऑफ डेटा, ये वन पीस ऑफ डेटा, इसका कुछ हैश है, इसका कुछ हैश है, तो ये कुछ हैश के थ्रू क्या होता है, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर हमारा बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं हैश चेन, जिसमें दो वर्ड आ रहे हैं, हैश और चेन। तो हैश का मतलब है कि हम हैश फंक्शन का यूज कर रहे हैं डेटा को हैश कोड में जनरेट करने के लिए, और चेन यानी चेन लाइक स्ट्रक्चर हमें क्या देता है, बनाकर देता है। Think of it as a chain of information where each information is connected to the next by a unique fingerprint. आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये हमारे चेन की तरह जहां हमारी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर हमारा बना रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैश चेन। अब हम ये देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले क्या होता है, ईच पीस ऑफ डेटा इज हैश टू क्रिएट अ यूनिक कोड। हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पीस ऑफ डेटा लाइक ये हमारा पीस ऑफ डेटा है, पहला पीस ऑफ डेटा लिया हमने, क्या करा, इसका हैश कोड जनरेट करा। हैश कोड किस तरीके से करते हैं वो मैंने अभी आपको बता रखा है कि हम क्या करते हैं, हैश फंक्शन में पास कर हर डेटा का क्या करता है, हैश कोड जनरेट करते हैं। उसके बाद क्या है, द नेक्स्ट पीस ऑफ डेटा इंक्लूडिंग द हैश ऑफ द प्रीवियस पीस, दिस क्रिएट अ चेन बिकॉज ईच पीस इज लिंक टू द वन बिफोर इट। क्या होता है,
जो हमारा डेटा होता है वो नेक्स्ट वाले से कनेक्टेड होता है। किस तरीके से कनेक्टेड होता है? हैश से तो कनेक्टेड होता है, बट हम क्या करते हैं जब भी हैश के अंदर अपने डेटा के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो यहाँ तो हमने लिख दी बहुत सारी, अब जो नेक्स्ट वाला इससे लिंक्ड रहता है ब्लॉक, इसके अंदर क्या लिखेंगे? इसी को समरी लिख देते हैं। जैसे होती है ना कि भाई इसमें हमने पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली और इससे रिलेटेड यानी इसी कुछ आधी इन्फॉर्मेशन हमने इसमें रख ली, ताकि ये एक दूसरे से क्या रहे, कनेक्टेड रहे कि भाई जो हमारी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन इसमें भी और ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन हमारी इसमें भी है, तो ये एक दूसरे से क्या रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं। ठीक है। थर्ड क्या है? इफ समवन ट्राइज टू चेंज एनी पीस इट हैज वुड नॉट मैच द चेन ब्रेक शोइंग समथिंग रॉन्ग। अगर क्या होगा भाई, कोई भी इसके अंदर चेंज कर देगा, फॉर एग्जांपल इसके अंदर कुछ भी चेंज कर दिया, तो भाई क्या होगा, इससे रिलेटेड तो ये है, ये डेटा भी फिर इसके अंदर डेटा को पता चल जाएगा कि इस डेटा के अंदर भी चेंजेस हुए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करेंगी। अगर इस डेटा में या इस डेटा में कोई भी लाइक डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो कोई भी चेंजेस हो जाते हैं, तो एक दूसरे से लिंक नहीं हो पाएंगी, तो वहां हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या है, हमारे डेटा के साथ कुछ छेड़खानी हुई है। तो ये हमारा होता है हमारा हैश चेन इन ब्लॉक चेन। आई होप आपको क्लियर हो कि हैश चेन हमारा क्या होता है। अब देख लेते हैं हैश चेन टू ब्लॉक चेन क्या होता है। अब ब्लॉक चेन इज लाइक अ हैश चेन विद एक्स्ट्रा फीचर। ब्लॉक चेन हमारे एक तरीके से हैश चेन की तरह, जिसके अंदर कुछ हमने एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दिए, मेकिंग इट मोर पावरफुल एंड सुटेबल फॉर थिंग्स लाइक बिटकॉइंस, ताकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए किसकी तरह, बिटकॉइंस की तरह। क्योंकि ब्लॉकचेन तो आपको पता है क्या, बट इसके अंदर हम कुछ हैश चेन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर या कुछ न्यू न्यू एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर देते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा जो ब्लॉकचेन है वो एक बहुत पावरफुल बन जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि हैश चेन टू ब्लॉकचेन हमारा क्या है। सिंपल है, हैश चेन क्या है, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम हर डेटा को हैश कोड में जनरेट करते हैं उसका, और फिर एक दूसरे से लिंक कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। बेसिक कॉन्सेनियस मैकेनिज्म हमारी क्या होती है। अब ब्लॉकचेन इज अ शेयर्ड अक्रॉस मैनी कंप्यूटर एंड ईच कंप्यूटर हैज अ कॉपी ऑफ द सेम डेटा। हमने जाना कि ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन एक शेयर्ड अक्रॉस ब्लॉकचेन क्या एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का यूज करता है, जो कि काफी सारे कंप्यूटर्स के बीच में क्या होता है, शेयर होता है। अ कॉन्सेनियस मैकेनिज्म इज लाइक अ वोटिंग सिस्टम दैट एंश्योर ऑल द कंप्यूटर्स एग्री ऑन द सेम वर्जन ऑफ द ब्लॉकचेन स्पेशली व्हेन एडिंग न्यू डेटा। आप ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी न्यू डेटा को ऐड करना चाहते हो, किसी ब्लॉक को ऐड करना चाहते हो, तो जो भी उस डेटा से उस ब्लॉकचेन से कनेक्टेड सारे कंप्यूटर्स हैं, हम क्या करेंगे, उनसे एक तरीके से वोटिंग लेंगे कि क्या ये डेटा हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं नहीं कर सकते। भाई अगर सबकी सहमति होगी तो ही उसके अंदर डेटा ऐड होगा। इससे क्या होगा, चीटिंग से प्रिवेंट करता है ये, और भाई जो भी वैलिड डेटा होगा वही इसके अंदर ऐड होगा, ये इंश्योर करता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब बेसिक कॉन्सेनियस मैकेनिज्म हमारी काफ़ी होती हैं, पीओएस पीओए, ये सेकेंड यूनिट जो आप पढ़ोगे ना वो कॉन्सेनियस मैकेनिज्म के ही ऊपर है, बट थोड़ा ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ दे दिया, थोड़ा हम बेसिक्स कॉन्सेनियस मैकेनिज्म को देख लेते हैं, वरना इनको हम डिटेल में यूनिट नंबर 2 के अंदर देखेंगे। तो पहले हमारी कॉन्सेनियस मैकेनिज्म है POW, प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब क्या, कंप्यूटर्स कंप्लीट टू सॉल्व अ हार्ड मैथ पजल, द फर्स्ट टू सॉल्व इट गेट टू एड अ न्यू ब्लॉक्स ऑफ ट्रांजेक्शन टू द ब्लॉकचेन एंड अर्न अ रिवॉर्ड। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि भाई ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक्स होते हैं, तो बहुत सारे क्या होते हैं, माइनर्स होते हैं, माइनर्स यानी नोड्स होते हैं। नोड्स क्या करते हैं, नोड्स कोशिश करते हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर मैं ब्लॉक को ऐड करूं, मैं ब्लॉक को ऐड करूं, क्योंकि जो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक्स को ऐड करता है उसको रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड में क्या मिलता है, उसको बहुत सारे बिटकॉइंस मिलते हैं। तो हर कोई चाहेगा कि भाई मैं ब्लॉक को ऐड करूं, मैं ब्लॉक ऐड करूं, तो उसके लिए कुछ उसको कुछ सॉल्व करना पड़ता है। कंप्यूटेशनल पजल देते हैं हम, कंप्यूटेशनल पजल मिलते हैं, जो भी माइनर्स सबसे पहले उस पजल को सॉल्व करता है वो एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। इसी तरीके से कुछ स्टेप्स होते हैं, जो सबसे पहले उन स्टेप्स को कंप्लीट कर लेता है वो क्या करता है, उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर पाता है। और जब वो ब्लॉकचेन के अंदर उस ब्लॉक को ऐड करेगा तो उसे क्या मिलेगा, रिवॉर्ड में क्या मिलेंगे, बिटकॉइंस मिलेंगे। तो इसी तरीके से हमारा प्रूफ ऑफ वर्क हमारा काम करता है। यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन सा दे दिया है इसका कि भाई ये होता क्या है। ठीक है, आइए हम ब्लॉकचेन के अंदर यूज करते हैं। प्रूफ ऑफ स्टैक हम इथेरियम के अंदर यूज करते हैं। तो ठीक है, अब ये क्या होता है, इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग विद कंप्यूटर्स पावर, कंप्यूटेशनल पावर, इसमें हम कोई पजल वजल नहीं देते सॉल्व करने के लिए। इसमें क्या देना पड़ता है, आपको कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है कि आप मेरे इतने अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, क्रिप्टो करेंसी होती है ना, आपको वो देने पड़ता है कि मेरी इतनी है,
जो भी माइनर सबसे ज़्यादा अपने अमाउंट को डिपॉजिट करता है वही आगे बढ़ता रहता है, और उसको ही चांस मिल जाता है कि किस चीज़ के लिए, ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड करने के लिए। समझ आ गया प्रूफ ऑफ स्टैक आप पे क्या है कि भाई यहाँ हम कंप्यूटेशनल पावर, कंप्यूटेशनल पजल को सॉल्व नहीं कराते, सिंपल आपको क्या करना पड़ता है, एक अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, जिसका जितना ज़्यादा अमाउंट होगा, अमाउंट का हम क्या बोलें, स्टैक, जिसका जितना ज़्यादा स्टैक होगा उसके उतने ज़्यादा हाई चांसेस होगी वो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड कर पाए। लास्ट होता है हमारा प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, POA। ये क्या होता है, अब फ्यू ट्रस्टेड पीपल और ऑर्गेनाइजेशन आर चूजन टू ऐड न्यू ब्लॉक्स। अब मेरे साथ कुछ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो मेरे साथ स्टार्टिंग से लाइक 15-20 साल से काम कर रहे हैं, तो मेरे कुछ ट्रस्टेड पर्सन है, तो मैं क्या करूँगी, उन ट्रस्टेड पर्सन को चूज करूंगी कि यही मेरे ट्रस्टेड पर्सन मेरी ऑर्गेनाइजेशन से मेरे ब्लॉकचेन के अंदर न्यू ब्लॉक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो कहलाता है हमारा प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। आई होप आपको क्लियर होगा कि कॉन्सेनियस मैकेनिज्म हमारी क्या होती है। इनको मैंने अभी आपको बताया, फिर से बता रही हूँ, हम यूनिट 2 में पूरा यूनिट 2 कॉन्सेनियस मैकेनिज्म के ही ऊपर है। यूनिट 2 में हम इनको पूरा डिटेल में देखेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ ये यूनिट हमारी कंप्लीट होते हैं। यहाँ हमने पूरी यूनिट को कवर किया है विथ 3 ईयर PYQs क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हमने न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, प्ले उसकी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस प्लेलिस्ट को मैं कंप्लीट करा सकूं, तो सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। मिलता है, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा, जहाँ आप जाके हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ आपको क्या क्या, वहाँ आपको इंटर्नशिप अपडेट, जॉब अपॉर्चुनिटी और काफ़ी सारे मीम्स भी देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।